नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। पहले खबर जम्मू एंड कश्मीर से। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के कोकरनाग के जंगलों में आज आतंकवादियों के साथ एक मुठभेड़ में सेना के एक कर्नल, एक मेजर और जम्मू कश्मीर पुलिस के एक डीएसपी शहीद हो गए। सूत्रों के मुताबिक बीती देर रात सुरक्षा एजेंसियों को कोकरनाग के जंगल में आतंकवादियों के होने की पुख्ता खबर मिली। इसी के आधार पर सेना और पुलिस के एक साझा ऑपरेशन में उसकी शुरुआत की गई। जंगल में छुपे आतंकवादियों ने सेना और पुलिस की टीम पर भारी फायरिंग शुरू कर दी। इसमें सेना के एक कर्नल, एक मेजर और जम्मू कश्मीर पुलिस के एक डीएसपी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उन्हें तुरंत वहां से निकालने की कोशिश हुई, लेकिन आतंकवादियों की भारी फायरिंग की वजह से उन्हें तुरंत नहीं निकाला जा सका। बाद में तीनों को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बचाया नहीं जा सका। शहीद होने वाले कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष धोचक और जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी हुमायूं शामिल हैं। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ यानी कि एनकाउंटर के पूरे इलाके को घेरा हुआ है और आतंकवादियों की तलाश जारी। जम्मू कश्मीर में बीते 24 घंटे में ये दूसरी मुठभेड़। राजौरी में हुई दूसरी एनकाउंटर में 2 आतंकवादी ढेर हो गए। इस भीषण एनकाउंटर में सेना का एक जवान शहीद हो गया है और 3 और घायल हुए। ये ऑपरेशन अब भी जारी। इस मामले में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं श्रीनगर से हमारे सहयोगी नजीर मसूदी। सुरक्षा फोर्सेस के लिए एक बहुत ही बड़ा नुकसान है। आर्मी के कर्नल जो 19 राष्ट्रीय राइफल्स के सीओ थे, कल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष और जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी हुमायूं मुजम्मिल बट इस इनकाउंटर में मारे गए। लग रहा है कि ये एक एम्बुश था। आर्मी और पुलिस को कल रात को ये इन्फॉर्मेशन मिली कि वहाँ गडोल, कोकरनाग जो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ मिलिटेंट छुपे हैं। उनने वहाँ फोर्सेस गए, उनकी क़यादत लीड की उस ऑपरेशन की। उन पे भारी फायरिंग हुई और फायरिंग के दौरान ये 3 ऑफिसर्स शदीद ज़ख्मी हुए। पूरे दिन आज ये कोशिश रही कि ज़ख्मियों को कैसे निकाला जाए। हमारे सूत्रों का कहना है कि आज सवेरे ही हुमायूं मुजम्मिल बट ने अपने एक सीनियर ऑफिसर को फ़ोन कॉल की, जब वो ज़ख्मी हालत थे उससे वहाँ से निकाला जाए, लेकिन भारी फायरिंग की वजह से वक़्त पे वहाँ से वो उनको वहाँ से इवैक्यूएट नहीं कर पाए। ये भी बड़ी कोशिश थी कि कई एक हेलीकॉप्टर्स को भी वहाँ इस्तेमाल किया जा रहा था ताकि सर्विलेंस हो जाए, रेस्क्यू हो जाए। आर्मी और पुलिस के आला अधिकारी, जिनमें आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल जो 15 कोर के जीओसी हैं, जनरल राजू और जम्मू कश्मीर पुलिस के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो हैं दिलबाग सिंह, एडीजीपी विजय कुमार और कई एक सीनियर अफसर वहाँ आज सुपरवाइज कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि इनको बचाया जाए, लेकिन काफ़ी फायरिंग हुई। तो इससे लग रहा है कि ये जो मिलिटेंट थे कितने न सिर्फ ट्रेन है बल्कि उनके पास कितना असला और गोला बारूद है। एक तरफ मिलिटेंसी का अगर कहते हैं कि खात्मा हुआ है अक्सर जगहों पे जम्मू कश्मीर से, लेकिन जिस तरह से ये बड़े हमले हो रहे हैं, चाहे राजौरी पूंछ में, मैं आपको बताऊँ कल ही वहाँ एक इनकाउंटर कल से ही चल रहा था जिसमें सेना के एक जवान मारा गया, 4 और सुरक्षा फोर्सेस के लोग ज़ख्मी हुए। आर्मी का एक असॉल्ट डॉग भी उस इनकाउंटर में मारा गया। पुलिस ने आज सवेरे बताया वहाँ राजौरी पूंछ में 2 मिलिटेंटों को भी उस इनकाउंटर के दौरान मार गिराया गया है। लेकिन जब हम देखें इस तरह के बड़े अटैक अप्रैल और मई में शुरू हुई है, जब 2 हमलों में सेना के 10 जवान मारे गए, जिनमें 5 स्पेशल फोर्सेस के लोग भी शामिल थे। उसके बाद एक बहुत ही बड़ा अभियान राजौरी पूंछ में वहाँ एडिशनल फोर्सेस लगाए गए, क्योंकि वो पूरा इलाका मिलिटेंसी से बिल्कुल पाक था। लेकिन कुछ साल से वहाँ मिलिटेंसी ने सर ऐसा उठाया है कि न सिर्फ आम लोगों को जनवरी में वहाँ निशाना बनाया गया, बल्कि फिर सुरक्षा फोर्सेस पे एक के बाद एक हमले हुए। लेकिन कश्मीर घाटी में बिल्कुल कम इनकाउंटर अब हो रहे थे। लग रहा था कि मिलिटेंसी का खात्मा हो, और आज हम देख रहे हैं कि ये बड़ा हमला हुआ। न सिर्फ आज बल्कि पिछले महीने ही कुलगाम ज़िले में 3 सेना के लोग मारे गए, वो भी एक एम्बुश था। तो जाहिर से इससे साफ लग रहा है कि अर्बन वो वारफेयर से लेके वो जंगलों में जाते हैं ताकि फिर इंफॉर्मेशन लीक करते हैं, उसके बाद सुरक्षा फोर्सेस वहाँ पहुँचे और फिर उन पे हमला किया जाए। ये ऑपरेशन अभी भी जारी है। हमारी सूचना ये है कि जो क्लाइंबर्स को जो है स्पेशल फोर्सेस को वहाँ भेजा गया ताकि जो भी मिलिटेंट वहाँ छुपे हैं या फायरिंग कर रहे हैं
उनको कैसे मार गिराया जाए, उस इलाके को कैसे साफ़ किया जाए। लेकिन जिससे साफ लग रहा है न सिर्फ ये एक सुरक्षा फोर्स के एक बहुत बड़ा नुकसान है इस इनकाउंटर के दौरान, बल्कि कितनी चिंताएं और चैलेंज हैं जो बताया जा रहा है, ज़रूरी नहीं वही सही है ग्राउंड की जो सूरत हाल। और आइए अब रुक करते हैं हमारी अगली खबर का। नूंह में हिंसा भड़काने का एक आरोपी मोनू मानेसर अब राजस्थान पुलिस की हिरासत में, और राजस्थान पुलिस जुनैद और नासिर हत्याकांड के सिलसिले में उससे पूछताछ भी कर रही है। जुनैद नासिर हत्याकांड में मोनू मानेसर पर भी आरोप। मोनू मानेसर बजरंग दल से जुड़ा है, खुद को कथित गौरक्षक बताता है। एक और उसने राजस्थान में पूछताछ चल रही है उसके साथ, तो दूसरी ओर उसके समर्थक और उसके समर्थन विश्व हिंदू परिषद के अलावा भारतीय जनता पार्टी के भी कई सांसद उतर आए। उसका समर्थन करने वालों की क्या दलील है उस पर आगे बात करेंगे, लेकिन पहले एक नजर डालते हैं कि नासिर और जुनैद के परिवारों पर जो बीता है उनका अभी क्या हाल है, यह जान लेना बहुत जरूरी है। 7 महीने बाद फरवरी 15 को हुआ था यह घटना। आज वो परिवार किस तरीके से रह रहा है इन तस्वीरों में देखिए। भरतपुर के घाटमीका गांव में ये टूटा फूटा घर जुनैद का है, जिसे उसके चचेरे भाई नासिर के साथ 16 फरवरी को कुछ कथित गोरक्षकों ने निशाना बनाया। उसका चचेरा भाई जो है अब ये इस घर को चला। उन्हें बुरी तरीके से पीटा गया, जुनैद और नासिर को अगवा किया गया और बाद में दोनों को जिंदा जला दिया गया। उन पर आरोप लगाया गया कि वो गो तस्करी कर रहे थे। दोनों के जले हुए शव हरियाणा के भिवानी जिले में लोहारू थाना क्षेत्र में एक जली हुई बोलेरो कार के अंदर मिले। मोनू मानेसर भी इस मामले में आरोपी। जुनैद के 7 बच्चे हैं और घर में वो अकेला ही कमाने वाला था। अब जुनैद का छोटा भाई मेहनत मजदूरी करके अपना परिवार चला रहा है, जैसे थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया कि वही इस घर को देख रहा है। जुनैद की पत्नी ने मोनू मानेसर के लिए सख्त से सख्त सजा की मांग की। धन्यवाद, उसका धन्यवाद करते हो। ऐसा करो उनके साथ, ऐसा हमारा के साथ कर रहे हो। हमारा गया है देवर चला रो मेरा खर्चा कौन अमोल कौन कमानी। जुनैद का चचेरा भाई नासिर भी इसी गांव में रहता था। नासिर नहीं रहा, पीछे उसका परिवार बुरी हालत में। उसका घर तो लोगों से मिलने वाले चंदे से चल रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं किस कंडीशन में। गिरफ्तार हो चुका, हमने कल शाम को पता चला, हमने खूब खुशी महसूस हुई। कोई मदद ना हुई। ऐसे ही जैसे छोटे मोटे भाई हैं ये, जैसे आवे जैसे बाहर का आदमी जैसे शहरन का ये देख जावे हैं, अभी कोई ऐसी मदद ना। 16 फरवरी को नासिर और जुनैद के जले हुए शव बरामद होने के बाद से मोनू मानेसर फरार चल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं था कि वो कहीं लापता हो गया। वो लगातार सोशल मीडिया पर सक्रिय था और पुलिस की नाक के नीचे भड़काऊ भाषण दे रहा था। 31 जुलाई को नूंह में हुई हिंसा से पहले भी सोशल मीडिया पर उसके भड़काऊ बयान सामने आए, जिनमें उसने नूंह में विश्व हिंदू परिषद की यात्रा में आने का जिक्र किया था। यह वीडियो जो आप देख रहे हैं वो 30 जुलाई का है, जिसमें मोनू मानेसर लोगों से नूंह में विश्व हिंदू परिषद की कलश यात्रा में शामिल होने की अपील कर रहा है और यह भी कह रहा है कि वो खुद भी शामिल होगा। अब आप इमेजिन करिए, पुलिस उसको तलाश कर रही है, पुलिस के हिसाब से वो नहीं मिल रहा है, जांच जारी है और यहां वो सोशल मीडिया पर लाइव कर रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं कि आओ। उसी सोशल मीडिया पर दूसरे समुदाय के जो लोग हैं, मुस्लिम पक्ष की तरफ से भी धमकी दी जा रही थी कि आके दिखाओ, और ये सारी चीजें पुलिस की नाक के नीचे हो रही थी और उसके बावजूद कार्रवाई नहीं हुई जैसी होनी चाहिए थी। घटना हो गई। अब इस दिन के ठीक अगले दिन कलश यात्रा में मोनू मानेसर के आने की अफवाह से हिंसा फैली, जिसमें 6 लोगों की जान चली। कितने ही लोग इस हिंसा में घायल हुए। दंगाइयों ने कई गाड़ियां जला दी, फूंक दी। नूंह कई दिन तक सुलगता रहा, तनाव में रहा। नूंह में कई दिन तक कर्फ्यू लगाना पड़ा। अगर पुलिस ने, जैसे कि हम थोड़ी देर पहले आपको बता रहे थे, समय रहते ही मोनू मानेसर पर कार्रवाई की होती तो उसके इतने हौसले बुलंद नहीं होते। यहां पुलिस ढूंढ रही है, वहां वो सोशल मीडिया पे लाइव कर रहा है, कुछ मीडिया आउटलेट से बात कर रहा है।
पुलिस जो है वो ढूंढ ही नहीं पा रही है। तो अगर सख्ती की होती तो ये हिंसा नहीं होती। नूह में हुई भयानक हिंसा यकीन जानिए टाली जा सकती है। इस बीच अगर आपको लग रहा है कि मोनू मानेसर से सभी लोग नाराज हैं तो ऐसा नहीं है। विश्व हिंदू परिषद ने खुलेआम मोनू मानेसर को समर्थन देने का ऐलान किया। रोहतक से बीजेपी के सांसद अरविंद शर्मा को लगता है कि मोनू मानेसर धर्म के लिए काम कर रहे थे। मैंने बताया मोनू मानेसर बिल्कुल पाक साफ है, बहुत अच्छा लड़का है। उसने जो भी काम किया है, उसने जो भी काम किया है हिंदुत्व के लिए किया है, सनातन धर्म के लिए किया है, गौ माता के लिए किया। बिल्कुल भी जो उसमें अगर वो कोई उसकी जो है जांच होगी उसमें कोई दिक्कत नहीं। उस पर मोनू मानेसर पर कोई बात आएगी तो डॉक्टर अरविंद शर्मा उसके साथ खड़ा है। तो आप उसको वो इसमें दोषी नहीं? बिल्कुल दोषी नहीं। और आइए अब आपको सीधे ले चलते हैं सौरभ शुक्ला के पास। वो इसलिए क्योंकि ये तो हो गया अब तक का प्रकरण, अब वो राजस्थान पुलिस के पास है। राजस्थान पुलिस किस तरीके से जांच कर रही है, क्या सवाल पूछ रही है, किस तरीके के सवाल पूछेगी, और सबसे मुख्य प्रश्न, क्या जुनैद और नासिर को इंसाफ मिलेगा? सौरभ शुक्ला बता रहे। जुनैद और नासिर हत्याकांड में मोनू मानेसर की 2 दिन की कस्टडी भरतपुर पुलिस के पास है। मोनू मानेसर से तमाम सवालात पूछे जा रहे हैं। इस पूरे मामले में आपको बताएं तो 15 फरवरी को जुनैद और नासिर जो भरतपुर के रहने वाले हैं, ये घाटमीका गांव के हैं, निकले थे एक बोलेरो गाड़ी में। इसको वहां पर मोनू मानेसर के साथियों ने, मोनू मानेसर वहां प्रेजेंट था या नहीं था पुलिस इस बारे में शांत है, लेकिन मोनू मानेसर के एक साथी जो रिंकू सैनी है वो वहाँ पर मौजूद था। उसने और उसके साथियों ने इन दोनों को किडनैप किया, पीटा और पीट करके फिरोजपुर जिरका थाने ले गए जो कि नूह में है। फिरोजपुर जिरका थाने में जब पुलिस ने देखा कि दोनों बहुत घायल हैं और इनकी मौत भी हो सकती है तो पुलिस ने अपना पल्ला झाड़ लिया और पुलिस ने बोला कि आपके पास, आप कह रहे हैं कि ये लोग गौ तस्करी कर रहे थे, तो गौवंश कहाँ है, बछड़ा गाय जो भी है, इन्होंने कहा हमारे पास नहीं है। पुलिस ने अपना पल्ला झाड़ लिया। फिर ये लोग, जो पुलिस के सूत्र बता रहे हैं कि इन लोगों ने मोनू मानेसर को फ़ोन किया और बोला कि इन्होंने ऐसे 2 लड़कों को पकड़ा है, पिटाई इतनी हुई है कि दोनों अधमरे हो गए हैं। उसके बाद इन लोगों ने एक बड़ा प्लान किया। इन्होंने प्लान किया, दूसरी एक टीम है जो भिवानी और झज्जर से आई, उसने रिंकू सैनी से हैंडओवर लिया इन दोनों का, जुनैद और नासिर का, और फिर इनको आगे लेके चले गए। जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि जुनैद की पिटाई से मौत हो गई और नासिर जिंदा था। इन्होंने नासिर को और पीटा, गला दबाकर उसकी हत्या करी और फिर गाड़ी में ले जाकर के एक लोहारू जगह है भिवानी में, वहाँ पर गाड़ी में इन दोनों को बैठाया, सीट बेल्ट लगाई और पेट्रोल से गाड़ी में आग लगा दी रात में। दोनों की मौत हो गई थी पहले ही और लाश ठिकाने लगाने के लिए उन्होंने ऐसा किया। लेकिन बोलेरो गाड़ी की जो चेसिस नंबर है उससे पता चला कि ये दोनों ही घाटमीका के रहने वाले हैं जो कि भरतपुर में हैं। तो इस पूरे मामले में राजस्थान पुलिस ने मई में चार्जशीट दाखिल की थी। उसमें मोनू मानेसर के खिलाफ इंक्वायरी पेंडिंग थी और चार्जशीटेड है मोनू मानेसर। कई धाराएं लगी हैं जिसमें धारा 201 भी लगी हुई है, धारा 302 जो हत्या की धारा है, 120B क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, किडनैपिंग, पिटाई, तमाम धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज है। तमाम सवालात पूछे जा रहे हैं मोनू मानेसर से कि वो कैसे बचता रहा, वो इतने दिन 7 महीने तक कहाँ रहा, वो किस मंशा के साथ ये भड़काऊ बातें कह रहा था, उसको रिंकू सैनी ने कब फ़ोन किया और कब बताया कि इन्होंने जुनैद और नासिर को पकड़ा है और इनको पीटा है। मोनू मानेसर ने किस फ़ोन का इस्तेमाल किया। पुलिस फ़ोन रिकवर करना चाहती है जिससे मोनू मानेसर अपने लोगों के साथ संपर्क में था। तो तमाम सवालात हैं जो मोनू मानेसर से पूछे जा रहे हैं। 2 दिन की कस्टडी राजस्थान पुलिस के पास है मोनू मानेसर की, आज की और कल की। कल देर शाम मोनू मानेसर को भरतपुर में पेश किया जाएगा, जहां पर मोनू मानेसर के वकील और उसकी कस्टडी अगर पुलिस और मांगती है तो उसको अपोज करेंगे, और अगर कस्टडी नहीं मिलती तो मोनू मानेसर जुडिशियल कस्टडी में जाएगा और उसके बाद वो वहां पर बेल अप्लाई कर सकता है। लेकिन मोनू मानेसर से लगातार पूछताछ हो रही है। अब तक जो हमें जानकारी है, पूरा दिन मोनू मानेसर से एक स्पेशल टीम जो है राजस्थान पुलिस की पूछताछ करती रही। जो उसके साथी हैं उनसे भी कन्फ्रंट कराया जाएगा, जो पकड़े गए हैं, रिंकू सैनी, गोगी, एक और मोनू है, उससे इनका आमना सामना कराया जाएगा। ये सारी चीज़ें राजस्थान पुलिस चाह रही है कि कल कोर्ट में पेश करने से पहले कर ली जाएं। मेवात में सहयोगी कासिम के साथ दिल्ली में सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। और अब एक और अहम मुद्दे पर बात। मीडिया में बड़ी खबरें आती ही रहती हैं। कई खबरें ऐसी होती हैं
जिनका इतना सनसनीखेज मीडिया कवरेज हो जाता है कि लगता है कि कोर्ट के फैसले से पहले मीडिया ही तय कर देगा कि कौन दोषी है और कौन निर्दोष। जांच चल रही है। इसे ही आम भाषा में मीडिया ट्रायल कहा जाता है, जो किसी भी लिहाज से रूल ऑफ लॉ यानी कि कानून के शासन के हिसाब से ठीक नहीं। ना ही आरोपी और ना ही पीड़ित के अधिकारों और उनके लिए न्याय के लिहाज से ऐसा मीडिया ट्रायल ठीक कहा जा सकता है। इसकी लक्ष्मण रेखा क्या हो, कौन इसे तय करे, इस पर कई बार चर्चा हुई। अक्सर ये होता है कि भाई आप कौन होते हैं बोलने वाले, हमें जो सही लगा हमने वो किया, हमारे दर्शक हमको देख रहे हैं, क्या दिक्कत है। इस तरीके की भी बहस हुई है इससे पहले। आज इसी मुद्दे यानी कि मीडिया ट्रायल पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा दखल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, उस पर बात करने से पहले आपको याद दिला दूं कि कुछ ऐसे मामले जिन्हें मीडिया ट्रायल कहा गया वो क्या थे। आपको याद होगा 2020 में बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत का केस। इस हाई प्रोफाइल केस को जबरदस्त मीडिया कवरेज मिला। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मुंबई के अपने फ्लैट में मृत पाए गए थे। उनकी मौत को खुदकुशी बताया गया। यह मामला मीडिया में बहुत ही ज्यादा उछाला गया। केस का कोई पहलू ऐसा नहीं रहा जिसकी कवरेज न्यूज चैनल ना कर रहा हो, और कई कवरेज तो ऐसी रही कि वो पत्रकारिता के लिहाज से बिल्कुल भी उचित नहीं कही जा सकती। कई कवरेज बहुत ही नाटकीय तरीके से उनको अंजाम दिया गया। कोई ऑटो पे चढ़ के कर रहा है, कोई साइकिल चला के कर रहा है, गोल गोल घूम के कर रहा है, कवरेज हो रही थी। मीडिया में जांच, आरोपी, कथित मकसद, हर मुद्दे पर बात होने लगी। यह नैरेटिव बनाया गया कि सुशांत सिंह राजपूत किसी साजिश का शिकार हो। इस मामले में ड्रग्स का एंगल भी सामने आया। सुशांत सिंह राजपूत की दोस्त रही अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती और उनके भाई की गिरफ्तारी हुई। इसके बाद तो मीडिया ने इस मामले का और भी पोस्टमार्टम करना शुरू कर दिया। वो सारी चीजें आपके सामने थी, दोबारा दोहराने की बहुत ज्यादा डिटेल में जरूरत नहीं है। लेकिन कई खबरें मामले की तह तक जाने के बजाय इससे जुड़ी सुर्खियों को भुनाने वाली ज्यादा रही कि कुछ एक चीज पकड़ो और उसी के ऊपर मथ दो उसको। एक और कोर्ट में यह मामला चल रहा था। पुलिस, सीबीआई और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अलग अलग पहलुओं से मामले की जांच कर रही थी। दूसरी ओर मीडिया इस मामले का ट्रायल अपनी ओर से कर रहा था। आपको यह भी बता दें, ये वही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है जिसके मुखिया आज ये कहते हैं कि पहले बहुत त्रुटियां हुई। जो उस समय के जो हेड थे उनको भी कटघरे में खड़ा किया गया है कि वो किस तरीके से जांच कर रहे थे और उसके पीछे उनका उद्देश्य क्या था। और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ये मानता है कि अब एनसीबी का काम बड़े जो माफिया हैं उनके पीछे जाना है, ये 1 ग्राम 2 ग्राम के पीछे नहीं। और सनसनीखेज हेडलाइन बनाने के पीछे तो एनसीबी ना ही भागे। लेकिन वापस लौटते हैं मीडिया ट्रायल। इसे मीडिया ट्रायल ही कहा जाए जहां मीडिया लगातार अपनी लक्ष्मण रेखा लांघता रहा। ऐसा ही एक मामला आपको याद होगा कि किस तरह अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को एक ड्रग्स के केस में फंसाने की कोशिश कर रहा। बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे का मामला था, तो मीडिया भी एक्टिव नहीं बल्कि ओवर एक्टिव हो गया। इस दौरान मीडिया कवरेज में न जाने कितनी बार मीडिया ने लक्ष्मण रेखा लांघी। खुलेआम मीडिया ट्रायल हुआ। आर्यन खान को 3 अक्टूबर 2021 को गिरफ्तार किया गया था और ड्रग्स रखने और इस्तेमाल करने के आरोप में 3 हफ्ते तक वो हिरासत में था। खुद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के प्रमुख एसएन प्रधान, जो अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था ना, उन्होंने ये कहा कि इस मामले की जांच में कई अनियमितताएं सामने आई हैं और जिन्होंने ये अनियमितताएं की हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मीडिया का एक वर्ग आर्यन खान के नाम से खबर तो बेचने के लिए बहुत बेचैन दिखा कि आरोपी के मानव अधिकार पर बिल्कुल भी उन्होंने परवाह नहीं। इस मामले में आर्यन खान को बाद में जांच एजेंसी से क्लीन चिट मिली, लेकिन तब तक बहुत नुकसान हो चुका। ऐसा नहीं है कि मीडिया हर बार ओवर एक्टिव हो और गलत ही करता है। 2012 का निर्भया रेप और हत्याकांड आप याद कीजिए, ये बड़ा ही विभत्स अपराध रहा।
मीडिया ने इस मामले में हर पहलू से कवरेज की, इस पर कई बहस चर्चाएं हुई। समाज का एक बड़ा वर्ग पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर आ गया। सोशल जस्टिस की बात हुई। इस मामले में दोषियों को सजा दिलाने में मीडिया की एक बहुत अहम भूमिका बन गई। लेकिन यहां भी कवरेज के दौरान कई बार मीडिया ने लक्ष्मण रेखा लांघी। केस को बहुत ही सनसनीखेज तरीके से परोसा गया। मीडिया के एक वर्ग ने कई बार पीड़ित को भी बहुत ही नकारात्मक छवि के साथ प्रस्तुत किया, पेश किया। मीडिया की कवरेज में चिंता यही बनी हुई है। जब मामला कोर्ट में हो और एजेंसियां जांच कर रही हों तो मीडिया कवरेज की भी एक मर्यादा होनी चाहिए। यह कोई नहीं कह रहा है कि आप कवरेज ना करें, यह कोई नहीं कह रहा है कि आप इन्वेस्टिगेशन में अगर कोई त्रुटि है तो उसके बारे में, लेकिन आप किस तरीके से यह प्रस्तुति करते हैं और आप क्या बोलना चाह रहे हैं। और इसलिए बोलना चाह रहे हैं कि एक YouTube पर थंबनेल इस तरीके का लगा दें कि सैकड़ों लोग, लाखों लाख लोग देख लें, या मिलियन हिट्स हो जाएं या व्यूज हो जाएं, वीडियो ऑन डिमांड बढ़ जाए, कुछ लाइव व्यूज, कंकरेंट व्यूज बढ़ जाएं, या मेरी रेटिंग में उछाल आ जाए। यही मकसद होता है। तो इन्हीं सब चीजों को लेकर के कोर्ट में भी एक मामला हुआ, उस पर आएंगे अभी थोड़ी देर। आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, ये तो हमने एक बात की। एक और आपको चर्चित मामला बता दें, आरुषि तलवार और हेमराज हत्याकांड का। बहुत पीछे ले जा रहा हूं मैं आपको। 2008 के इस मामले में 13 साल की आरुषि तलवार और 45 साल के नौकर हेमराज की नोएडा के एक घर में लाश मिली। इस दोहरे हत्याकांड से सनसनी फैल गई। मीडिया ने इस मामले में कोर्ट का फैसला आने से पहले ही आरुषि के माता पिता को एक तरह से दोषी घोषित कर दिया, जो न्याय के लिहाज से बिल्कुल भी ठीक नहीं। कौन दोषी है और कौन निर्दोष है, यह तय करना न्यायालय का काम है। इसी वजह से अगर आप इसको मोनू मानेसर के संदर्भ में रखें तो बार बार हम जब अपनी मीडिया रिपोर्ट कर रहे हैं तो उसमें बार बार ये चीज बोल रहे हैं कि कथित मर्डर, आरोपी, उसको हम दोषी नहीं मान रहे हैं। वो अदालत का काम है, हमारा काम नहीं। मीडिया ट्रायल करना हमारा काम नहीं। मीडिया के ऐसे ट्रायल से एक पब्लिक ओपिनियन बनता है जो कई बार गलत बातों को भी जनता के मन में बहुत ही गहरी तौर से बिठा देता है, और जनता बिना फैसला आए ही किसी को सही या किसी को गलत मानने लगती है। न्याय के खातिर यह बिल्कुल भी ठीक नहीं। ऐसे मामलों में जिसे आरोपी बनाया जाता है, फैसला आने से पहले ही उसकी सार्वजनिक जिंदगी, उसकी छवि, उसकी साख सब खत्म हो जाती है। जो प्रक्रिया है वही सजा बन जाती है। द प्रोसेस इटसेल्फ बिकम्स द पनिशमेंट। ऐसे कई मामलों में जिन्हें शुरू में आरोपी बताया जाता है, वो बाद में बाइज्जत बरी हो जाते हैं, लेकिन उनके जो बीते हुए साल हैं वो तो नहीं लौटाएंगे ना। मीडिया ट्रायल उनकी जिंदगी तब तक बर्बाद कर चुका होता है। ऐसे मामलों की लंबी फहरिस्त है। इसमें से कुछ तो हमने आपको बता दिया है जिसमें फैसला आने से पहले ही मीडिया ट्रायल शुरू हो गई। कुछ और चर्चित मामले भी सामने आए हैं, आपको जरा जल्दी से याद दिला दें। शीना बोरा हत्याकांड, जेसिका लाल हत्याकांड, नीरज ग्रोवर हत्याकांड, नीतीश कटारा हत्याकांड, निठारी कांड, सुनंदा पुष्कर मौत कांड, प्रियदर्शनी मट्टू कांड। ऐसे कई मामलों में मीडिया के एक बड़े हिस्से ने बहुत सकारात्मक भूमिका भी निभाई, संवेदनशीलता भी दिखाई। लेकिन मीडिया का ही एक वर्ग ऐसे मामलों में अपनी टीआरपी या रीडरशिप बढ़ाने के लिए, सनसनीखेज इसको बनाने के लिए भी पीछे नहीं हटा। मीडिया की कवरेज तो बहुत ही जरूरी है ताकि हर पीड़ित, हर बेजुबान उनको आवाज मिले। ताकतवर अन्याय करने की कोशिश करें तो उसे एक्सपोज किया जाए, लेकिन ऐसा भी होना चाहिए, एक लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए कि आप कहीं कोई ताकतवर है तो उसको बदनाम करके नीचा दिखाने का प्रयास अगर कोई मीडिया कर रहा हो तो वो लक्ष्मण रेखा लांघना हो। सुप्रीम कोर्ट ने आज इसी मुद्दे पर गंभीरता से दखल दिया। पहले भी कई बार सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर अपनी चिंता जता चुका है। इस मामले में आज की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने गंभीर टिप्पणियां की। उन्होंने कहा, मीडिया ट्रायल से न्याय का प्रशासन यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस प्रभावित हो रहा है।
पुलिस में भी संवेदनशीलता लाना जरूरी है, सेंसिटिविटी लाना जरूरी है पुलिस में। जांच के ब्यौरे का खुलासा किस चरण में हो यह तय करने की जरूरत है। यह नहीं कि सब कुछ आप पहले ही बता दें, आधी कच्ची जानकारी जो है वो बाहर लीक कर दें। सुप्रीम कोर्ट में यह टिप्पणी हुई कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें पीड़ितों और आरोपियों के हित शामिल हैं, साथ ही बड़े पैमाने पर जनता का हित भी शामिल है। अपराध से जुड़े मामलों पर मीडिया रिपोर्टिंग में सार्वजनिक हित के कई पहलू शामिल होते हैं। बुनियादी स्तर पर बोलने और अभिव्यक्ति का मौलिक अधिकार सीधे तौर पर मीडिया के विचारों, समाचारों को चित्रित करने और प्रसारित करने के अधिकार दोनों के संदर्भ में शामिल है। हमें मीडिया ट्रायल की अनुमति नहीं देनी चाहिए। ये सब सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट 2017 में दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था, 2017 की याचिका थी, जिसमें पुलिस द्वारा मीडिया ब्रीफिंग के लिए मानदंड तय करने की मांग की गई। मामले में एमिकस क्यूरी यानी कि कोर्ट द्वारा अपनी मदद के लिए नियुक्त किए गए वरिष्ठ वकील गोपाल शंकर नारायण ने भी कहा कि आरुषि मामले में मीडिया ऐसे ही मीडिया ट्रायल कर रहा था। हम मीडिया को रिपोर्टिंग से नहीं रोक सकते, लेकिन पुलिस को भी संवेदनशील होने की जरूरत है। दरअसल पुलिस की ब्रीफिंग यानी कि मीडिया को केस का ब्यौरा किस चरण में दिया जाए, यह भी बहुत अहम है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में जिक्र किया अभी टिप्पणी जब मैं आपको बताता हूं। ऐसे में आज सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से क्या कहा है, जरा वो आपको जरा डिटेल में बता दूं। पुलिस की मीडिया ब्रीफिंग के लिए विस्तृत दिशा निर्देश बनाए जाए। गृह मंत्रालय को मीडिया ब्रीफिंग के लिए 3 महीने में विस्तृत मैनुअल यानी कि नियमावली तैयार करने के निर्देश दिए गए। इस मुद्दे पर सभी राज्यों के डीजीपी 1 महीने के भीतर गृह मंत्रालय को सुझाव देंगे। जनवरी 2024 के दूसरे हफ्ते में मामले की सुनवाई होगी मीडिया ब्रीफिंग के मुद्दे पर। चीफ जस्टिस ने कहा है कि यह बेहद अहम मामला है। एक तरफ लोगों को सूचना हासिल करने का अधिकार है, लेकिन जांच के दौरान अहम सबूतों का खुलासा होने पर जांच भी प्रभावित हो सकती है। हमें आरोपी के अधिकार का भी ध्यान रखना है। जिस आरोपी के आचरण की जांच चल रही है वह पुलिस द्वारा निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच का हकदार है। मीडिया ट्रायल से उनका हित प्रभावित होता है। किसी आरोपी को फंसाने वाली मीडिया रिपोर्ट अनुचित है। पक्षपातपूर्ण रिपोर्टिंग से जनता में यह संदेह भी पैदा होता है कि उस व्यक्ति ने कोई अपराध किया है। मीडिया रिपोर्ट पीड़ितों की निजता का भी उल्लंघन कर सकती है। पीड़ित की निजता यानी कि प्राइवेसी प्रभावित नहीं होनी चाहिए। किसी मामले में पीड़ित नाबालिग हो सकता है। मीडिया ब्रीफिंग के लिए पुलिस को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए उनकी। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि हमारे 2014 के निर्देशों पर भारत सरकार ने क्या कदम उठाए। केंद्र की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कहा, कोर्ट को आश्वस्त किया कि सरकार मीडिया ब्रीफिंग को लेकर दिशा निर्देश तय करेगी और कोर्ट को अवगत कराएगी। इस सुनवाई पर जानकारी दे रहे हैं हमारे सीनियर एडिटर लीगल अफेयर्स आशीष भार्गव। आपराधिक मामलों में मीडिया ट्रायल को लेकर सुप्रीम कोर्ट अब सख्त हो चला है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को कहा है कि आपराधिक मामलों में रिपोर्टिंग के लिए पुलिस ब्रीफिंग कैसे हो, इसको लेकर एक मैनुअल तैयार होना चाहिए, गाइडलाइन तैयार होना चाहिए और एमएचए को 3 महीने का वक्त दिया है और कहा है कि 3 महीने में एक मैनुअल गृह मंत्रालय तैयार करे। साथ ही साथ सभी राज्यों के डीजीपी को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो 1 महीने में अपने सुझाव दें। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की ये बेंच है, इसने कहा कि एनएचआरसी जैसी संस्थाओं से भी सुझाव मांगे जा सकते हैं। दरअसल मामला 2017 की एक पिटीशन का था जिसमें कहा गया था कि मीडिया ट्रायल से काफ़ी नुकसान होता है और मीडिया ट्रायल जिस तरीके से मामलों में चलता है, क्रिमिनल मामलों में, उससे जो है वो समाज में गलत मैसेज जाता है। ये पीड़ित के आरोपी के जो है मौलिक अधिकारों के खिलाफ है। इस पर सुप्रीम कोर्ट एक गाइडलाइन तैयार करे। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में आज चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि मीडिया ट्रायल को रोका जाना चाहिए क्योंकि मीडिया ट्रायल जिस तरह से होता है, पक्षपातपूर्ण जिस तरह रिपोर्टिंग कई मामलों में होती है, जनता के मन में संदेह हो जाता है कि आरोपी ने ही अपराध किया है, जबकि हमारा कानून कहता है कि एक आरोपी
जो जब तक निर्दोष माना जाना चाहिए, जब तक कानून की अदालत से उसे दोषी करार ना दिया जाए। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पर संतुलन बनाने की ज़रूरत है। एक तरफ मीडिया का अधिकार है कि वो जानकारी जुटाए, लोगों तक जानकारी पहुंचाए, अभिव्यक्ति की आज़ादी उसके पास है। दूसरी तरफ जो जनता है, लोग हैं, उनका अधिकार है कि वो जानकारी उनको मिले, लेकिन इसके साथ साथ पीड़ित का भी अधिकार है कि उसके अधिकार, उसकी जो पहचान है वो उजागर ना हो, उसकी निजता बनी रहे। इसी के साथ साथ आरोपी का भी अधिकार है कि उसको निष्पक्ष और स्वतंत्र ट्रायल मिले। ऐसे में ये सुनिश्चित करने के लिए ज़रूरी है कि मीडिया ब्रीफिंग में मीडिया को कितनी जानकारी किसी आपराधिक मामले में दी जाए, वो किस चरण में दी जाए, किस तरीके से दी जाए, इस तमाम पर एक गाइडलाइन होनी चाहिए। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश ये जारी किया है और अब जनवरी के दूसरे हफ्ते में अगली सुनवाई होगी। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी। एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, जब इस तरीके के नियम बनेंगे, गाइडलाइंस बनेंगी, तो कहीं ऐसा ना हो कि शासन प्रशासन इन गाइडलाइंस के बहाने जानकारी ही रोक दे, बताना ही ना चाहे और इसकी आड़ में जांच को छुपा ले जाए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो इस लिहाज से जब ये गाइडलाइंस बनेंगी तो उस पर हम फिर चर्चा करेंगे, वरिष्ठ वकीलों को लेकर के आएंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि गाइडलाइंस जो हैं वो ज़्यादा उचित तरीके से क्या हो। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस में ये बात है कि लोगों को जानने का अधिकार है, लेकिन जिम्मेदारी के साथ। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की अपने देश में जमकर आलोचना हो रही। हाउस ऑफ कॉमन्स में विपक्षी सांसदों ने प्रधानमंत्री सुनक पर आरोप लगाया है कि G20 घोषणा पत्र में यूक्रेन को लेकर यूनाइटेड किंगडम की भावना को शामिल कराने में वो नाकाम रहे। इसके अलावा भारत के रूस से तेल खरीद के मुद्दे पर उनको घेरने की भी कोशिश की गई। G20 शिखर बैठक में हिस्सा लेने के बाद अपने देश लौटे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक पर विपक्ष ने आरोप लगाया है कि वे G20 घोषणा पत्र में रूस के खिलाफ कठोर शब्दों का इस्तेमाल कराने में नाकाम रहे। Mr. Speaker, the G20 summit in India was a real opportunity to see progress on key global issues by condemning Russia's illegal war in Ukraine in no uncertain terms. So I'm afraid the joint declaration from the weekend is disappointing. Does the Prime Minister agree with Canada's Liberal Prime Minister, Justin Trudeau, who said yesterday that if it were up to him, the language on the war would have been stronger? सुनक ने कहा कि सब कुछ उनके हाथ में नहीं था। It goes without saying, because this is not the G7, Mr. Speaker. Indeed, it's not the G1. It's not just for us to take the language that we ourselves would like. Our position on Ukraine is crystal clear for all to see. But the G20 is a collection of a large group of countries which do not all share the same perspective on global affairs, or indeed the same values. And to assume that it can reflect the unanimity that we have in the G7 is simply to just misunderstand how foreign affairs actually works. भारत पश्चिम एशिया यूरोप के ऐतिहासिक कॉरिडोर समझौते से यूके बाहर है। सुनक को इसके लिए भी सुनाया गया। रूस यूक्रेन युद्ध के मुद्दे पर भारत के रुख को लेकर भी सवाल पूछा गया। There are 44 non-aligned states who are not supporting us with sanctions against Russia, which is delaying the war in Ukraine. One of them is India. India takes Russian oil, and some now say it refines it and sells products back into Europe, circumventing those sanctions. Did the Prime Minister have those conversations with Prime Minister Modi? Mr. Speaker, our position is long-standing and consistent with all countries, which we urge to follow our lead and the lead of others in sanctioning Russia. Obviously, each country is going to approach that in its own way. Our job is to continue raising the impact of Russia's illegal war and working with. लेबर पार्टी के सांसद ने सुनक से भारत में अल्पसंख्यकों की हालत को लेकर सवाल पूछा। Did he ask what Modi is doing about the persecution of Muslims and Christians with their churches and mosques being burnt and people being killed and persecuted? Did he ask him the question about what he's doing to stop all that? Mr. Speaker, the Prime Minister and I discussed a range of issues, and when it comes, as I've said before, on matters of human rights and defending democracy, that's something we talk about with all our international engagement, because those are values that we believe very dearly in. Did he ask? संसद में सुनक से स्कॉटलैंड निवासी जगतार सिंह जोहल की रिहाई की बात को लेकर भी सवाल पूछा गया, जो 2017 से भारतीय जेल में बंद हैं। सुनक ने कहा कि उन्होंने इस मामले को भी पीएम मोदी के सामने उठाया है।
कुल मिलाकर विपक्ष के सवाल काफी तीखे रहे। हालांकि सुनक ने भी अपने बचाव की पूरी कोशिश की। नई दिल्ली में उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। तो खबरों की खबर में आज इतना ही। नमस्कार।